નમસ્કાર FYBA सेम 1 विद्यार्थी मित्रों, आज हम कविता के सोपान नामक पुस्तक में से श्री सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य करेंगे। कविता के सोपान में उनके 3 काव्य दिए हुए हैं, वीरों का हो कैसा बसंत, स्वदेश के प्रति और ठुकरा दो या प्यार करो, जिसमें से आज हम उनकी प्रथम काव्य वीरों का हो कैसा वसंत करेंगे। तो मित्रों, हम कविता को समझने से पहले कवि का सामान्य परिचय ले लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, जो पेशे से भजन गाने के बहुत प्रेमी थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के क्रास्थबैट विद्यालय में हुई थी। वह बचपन में बड़ी ही नटखट थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह खंडवा के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हो गया, यानी कि उनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था और वह केवल 15 वर्ष की उम्र में ही उनका ब्याह हो गया था। वे उन्नत एवं स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। अतः विवाह के बाद भी सुभद्रा जी का अध्ययन चलता रहा। कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनके पति वकालत की परीक्षा पास करके प्रैक्टिस करना चाहते थे। पत्नी के आग्रह पर वे भी राजनीति में ही कार्यरत हुए। महात्मा गांधी के आंदोलन का सुभद्रा जी पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। 1913 में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम कविता छपी, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा, सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी चौहान एवं महादेवी वर्मा बचपन से ही खास सहेलियां थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल जीवन की यातनाएं सहने में इन्हें जितना सुख मिलता था, उतना ही उन सात्विक अनुभूतियों को कविता द्वारा व्यक्त करने में भी प्राप्त होता था। अंत में ईस्वीसन सन 1946 में एक मोटर दुर्घटना में असमय ही उनका स्वर्गवास हो गया। यदि हम उनकी काव्यों पर दृष्टि डालें तो उनके अधिकांश काव्य राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत देखने को मिलते हैं। जैसे कि झांसी की रानी कविता ने उन्हें एक ही दिन में देशव्यापी ख्याति दिला दी थी। उनकी काव्य भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को उन्होंने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्ति दिलाई है। अब हम सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो उनके काव्य संग्रह हैं मुकुल, त्रिधार एवं कहानी संग्रह की बात करें तो उन्मादिनी, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र एवं सभा के खेत। अब हम काव्य की ओर बढ़ते हैं। काव्य की पंक्तियों को समझने से पहले हम काव्य का संक्षिप्त रूप देख लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की अधिकांश कविताएं राष्ट्र प्रेम और वीर रस से ओतप्रोत कविताएं हैं। हमने उनके जीवन परिचय में भी देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की अधिकांश कविताएं राष्ट्र प्रेम के ऊपर हैं, यानी कि एक राष्ट्र के प्रति एक व्यक्ति का जो प्रेम होना चाहिए
वह उनकी कविताओं में साफ साफ देखने को मिलता है। प्रस्तुत कविता है वीरों का हो कैसा वसंत। यह कविता वीर रस से भरपूर है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने यह बताया है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा है, तो दूसरी ओर राष्ट्र के स्वाधीनता के लिए भी उन्होंने तीव्र त्याग की भावना भी उनमें देखने को मिलती है। इस कविता में कवयित्री ने युग आंदोलन एवं राष्ट्र प्रेम की झलक दिखाई है। प्रस्तुत कविता उस समय की है जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी और उस बंधे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो नेता हैं, हमारे जो युवा वर्ग हैं, वो अपना आत्मत्याग करके हमारे इस भारत को आज़ाद करते हैं। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर कवयित्री ने ये कविता लिखी है। यदि हम संक्षेप में कहें तो हमारी राष्ट्र की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए आत्मत्याग हेतु वीरों का जो आह्वान है, वीरों ने जो बलिदान दिया है, यही उनके काव्य में झलकता है। इसलिए यह कविता को वीर रस की कविता कहना उचित होगा। यानी कि इस संपूर्ण कविता में हमें एक भारत का वीर क्या होता है उसका दृश्य हमें देखने को मिलेगा। यानी कि यह कविता है वो राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करती हुई कविता है। तो चलो अब हम देखें कि प्रस्तुत कविता में राष्ट्रीय की कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त हुई हैं, उनको हम समझते हैं पंक्तियों के माध्यम से। काव्य की प्रथम पंक्तियां हैं, आ रही हिमालय से पुकार, हे उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग्ग दिगंत, वीरों का हो कैसा बसंत। अब इस प्रस्तुत संपूर्ण काव्य में एक प्रश्न पूछा गया है कि वीरों का वसंत है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि वीरों का वसंत वो कैसा है। तो सुभद्रा जी कहती हैं कि हिमालय से पुकार उठ रही हैं और उदधी भी बार बार गरजता है। उदधी यानी कि सागर, तो सागर है वह भी बार बार गर्जना करके पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। पूरब पश्चिम धरती आकाश सभी ओर से मात्र एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। प्राची पश्चिम यानी कि पूरब और पश्चिम, भू नभ यानी भू यानी कि धरती एवं नभ यानी कि आकाश। तो यदि हम संक्षेप में कहें तो चारों ओर से मात्र एक ही ध्वनि सुनाई जा रही है, या फिर तो एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि वीरों का जो वसंत है वह कैसा होना चाहिए। अब आगे की पंक्तियां देखें तो फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का हो कैसा बसंत। इन पंक्तियों का यदि भावार्थ देखें तो खेतों में सरसों के फूल हैं वो खिल रहे हैं, काम देवता मधु लेकर मधु वर्षा कर रहे हैं और धरती रूपी वधु का अंग अंग वो खुशी से पुलकित हो उठा है। अब ऐसे समय में पति वीर देश में खड़ा है तो वसंत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर कवि ने वधु को धरती की उपमा दी है और उस वधु धरती का पति एक वीर है। तो अब वहाँ का वसंत का स्वरूप कैसा होगा, यानी कि उसका वसंत का स्वरूप क्या है, ये कवयित्री ने हमें दिखाया है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का हो कैसा वसंत। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि आम्र कुंज में कोयल का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है। यहाँ कोकिला, कोकिला यानी कि कोयल, तो कोयल का जो मीठा स्वर है वह आम्र कुंज में सुनाई दे रहा है।
उधर मारू बाजे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। रणभेरी बाज वाद्य हैं वो बज रहे हैं। एक तरफ रंग बरस रहा है तो दूसरी तरफ रण का मैदान मानो आदि और अंत आपस में मिलन के लिए आए हो। ऐसे अवसर पर एक वीरों का वसंत वह कैसा होना चाहिए, यानी कि एक तरफ पंछियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है तो दूसरी ओर युद्ध में उतरने के लिए रणवाद्य बज रहे हैं। युद्ध का मैदान है, उसका अंत एवं आदि वह मिलने के लिए तत्पर हो उठे हैं। तो ऐसे समय में एक वीर का जो वसंत है वह कैसा हो सकता है। अब आगे की पंक्तियों की ओर बढ़े तो गलबाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रसविलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का हो कैसा बसंत। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री एक प्रश्न पूछती हैं कि चारों ओर मधुमास का समय हो, यानी कि चारों तरफ प्रेमपूर्ण वातावरण हो, ऐसे समय में घलबाहे यानी कि गले में बाहें हो या फिर तलवार होनी चाहिए, यानी कि मधुमास जैसे सुंदर वातावरण में गले में बाहें होनी चाहिए या फिर हाथ में तलवार होनी चाहिए। आँखों से मिलकर चार होनी चाहिए या धनुष बाण की टंकार। विलास होना चाहिए या दलितों का प्राण। यह एक विकट समस्या हमारे सामने है कि ऐसे समय में वीरों का वसंत वह कैसे होना चाहिए। यानी कवयित्री का कहने का तात्पर्य है कि जब खुशहाली का प्रसंग हो तब एक वीर वो अपनी पत्नी के साथ प्रेमपूर्ण संवाद करे या फिर उनके साथ विलासी तरीके से रहे, उनके साथ आँखों में आँखें मिलाकर अपना समय व्यतीत करे। एक वीर का समय ऐसा होना चाहिए या फिर तो हाथों में तलवार लिए बाण की टंकार के साथ या फिर दलितों के प्राण के साथ उनका जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो एक ये समस्या हमारे सामने आ जाती है कि वीर हैं उनका वसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ यदि प्रेमपूर्ण मधुमास जैसा वातावरण है तो दूसरी तरफ युद्धमय वातावरण है। अब इन दोनों वातावरण में से एक वीर को कैसा वातावरण चुनना चाहिए, यानी कि इन दोनों वातावरण के समक्ष वीर हैं वो अपना वसंत कैसे व्यतीत करेगा। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का हो कैसा बसंत। अब कवयित्री हैं वो अतीत से प्रश्न पूछती हैं कि हे अतीत, तू कब तक चुप रहेगा, तू अपना मौन अब त्याग दे, यानी कि अब ये तेरी चुप्पी वो सहन नहीं होती, वो तेरी चुप्पी को त्याग दे। हे लंका तू ही बता कि तुझ में क्यों आग लगी थी, ए कुरुक्षेत्र तू भी जाग कर ये बतला दे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप लोग जो अपना मौन लिए बैठे हो वह त्याग कर अब आखिर में बताओ कि एक वीर है उनका वसंत कैसा होना चाहिए। अब तो अपना मौन त्याग के अपने अनुभव से बताओ कि वीरों का वसंत आखिर होना कैसा चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का हो कैसा बसंत। अब कवयित्री इनसे संबोधन करते हुए कहती हैं कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, हे दुर्ग, हे सिंहगढ़, तुम सभी राणा प्रताप के शौर्य पराक्रम के साक्षी हो, राणा की तलवार के साक्षी हो। आज उनकी स्मृतियाँ तुम जगा दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि तुम सब तो अनुभवी हो, तो फिर चुप क्यों बैठे हो। अपने अनुभव के माध्यम से तुम लोगों ने सब सहा है, देखा है, यानी कि राणा की तलवार उनका अनुभव भी देखा है, उनको समझा है, जाना है। तो उनकी स्मृतियों को जगा कर ही कम से कम बतला दो कि एक वीरों का वसंत वह कैसे होना चाहिए। यानी कि
महाराणा प्रताप एक पराक्रमी योद्धा थे, तो उनकी पराक्रम के तुम साक्षी रहे हो, तो उनकी साक्षात अनुभव के माध्यम से ही बता दो। अंतिम पंक्तियां हैं कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन अनंत, वीरों का हो कैसा बसंत। अब इन पंक्तियों में कवियत्री का व्यंग्य देखने को मिलता है। अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान ने समकालीन कवियों और उनकी लेखनी पर व्यंग्य किया है, और वह कहती हैं कि आज के युग में कवि तो बहुत हैं, पर भूषण कहाँ हैं, चंद-बरदाई कहाँ हैं, उनके वे छंद कहाँ हैं जो बिजली की चमक पैदा करते थे। आज के रचनाकारों की कलम बिक चुकी है, वह स्वच्छंद नहीं है, फिर हमें कौन बतलाएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब कवियत्री का जो व्यंग्य है वह आज के समकालीन रचनाकारों पर हैं, यानी कि वीरों की जो रचनाएं थी वे तो भूषण और चंद-बरदाई लिखा करते थे, यानी कि भूषण और चंद-बरदाई की रचनाओं में जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी या फिर तो वीरों के जो युद्धों का साक्षात वर्णन था वे तो उनकी रचनाओं में देखने को मिलते थे। आजकल के जो कवि एवं रचनाकार हैं उनकी कलम तो बिक चुकी हैं, वे अब स्वच्छंद नहीं रहे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उनमें उतना दम ही नहीं रह गया है कि वह देश के ऊपर सीना फाड़ डालने वाली कविताएं लिखे। कविताएं तो लिखा करते थे चंद-बरदाई, यानी कि चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की जो युद्ध के वर्णन किए हैं वह साक्षात हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे उनके वर्णन हैं। तो आजकल के रचनाकार हैं उन्होंने ऐसा कोई वर्णन ही हमारे सामने नहीं रखा कि जिससे हमें ये हमें पता चले कि वीरों का वसंत वो कैसा होना चाहिए। इस प्रकार अंतिम पंक्ति में कवियत्री का व्यंग्य है वो साक्षात देखने को मिलता है, और संपूर्ण कविता में केवल एक ही प्रश्न पूछा गया है कि वीरों का वसंत कैसा होता है या फिर कैसा होना चाहिए। यही एक प्रश्न है जो बार बार पाठकों एवं दर्शकों के समक्ष व्यक्त किया गया है।